कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार नमस्कार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। चलिए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रांची के मछली पालक अनुदान पर ले सकते हैं पिकअप वैन। मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश, कहा कृषि उपकरण बैंक को समृद्ध करें। अदरक के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद वर्धमान। अब समाचार विस्तार से। जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कार्यालय रांची की ओर से मत्स्य प्रसार योजना चलाई जा रही है। इस योजना से लाभ लेने के लिए मत्स्य जीवी सहयोग समिति या समिति के सदस्य जो सालाना 200 क्विंटल मछली उत्पादन या 50 लाख मत्स्य बीज की बिक्री करते हों, वे आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत एक सामान्य जाति और एक अनुसूचित जाति के लाभुकों को अनुदान पर पिकअप वैन दिया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2015 है। बीते दिनों कृषि विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कृषि उपकरण बैंकों को समृद्ध करने और उसे किसानों के लिए सहज सुलभ बनाने पर जोर दिया। उन्होंने जनसेवकों को कृषि के विकास पर ध्यान देने एवं कृषि संबंधित काम उन्हीं से लेने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने समय पर पर्याप्त मात्रा में बीज और खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। लैंप्स और पैक्स को बीज एवं खाद वितरण के लिए आर्थिक रूप से प्रोत्साहित करने पर जोर दिया और जहां बिजली की कमी है वहां सौर ऊर्जा की व्यवस्था करने को कहा। जो किसान फूल गोभी या पत्ता गोभी की खेती कर रहे हैं, वो अपने फसल को गोभी का पतंगा कीट से बचाने के लिए जैविक कीटनाशी डेल्फिन या डीपेल दवा से बने घोल का छिड़काव करें। यदि दूसरे छिड़काव की दरकार हो तो नीम निर्मित कीटनाशी का उपयोग करें। फूल गोभी या पत्ता गोभी फसल में गोभी का पतंगा नामक कीट के हरे एवं फीके गंदले रंग के छोटे छोटे पिल्लू पत्तियों में छेद करके क्लोरोफिल यानी हरितिया को खा जाते हैं, जिससे उपज में भारी कमी आती है। किसान भाई इस कीट के रोकथाम के लिए जैविक कीटनाशी डेल्फिन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से या डीपेल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। दूसरे छिड़काव की जरूरत हो तो नीम निर्मित कीटनाशी अचूक निम्बोसिडिन या नीम गोल्ड 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। जो किसान मसाला फसल अदरक की खेती करना चाहते हैं, वो अप्रैल से मई तक बुआई का काम संपन्न कर लें। इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए वर्धमान, सुरुचि, सुरभि या सुप्रभा नामक उन्नत प्रभेद लगा सकते हैं। अदरक की खेती के लिए वैसी बलुई दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें जिसमें जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो। बुआई में 1 या 2 आंख वाली बीज की गांठ लगाएं। इसमें कतारों के बीच 40 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। इस फसल से ज्यादा उपज लेने के लिए वर्धमान, सुरुचि, सुरभि या सुप्रभा नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उपज क्षमता 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई लत्तेदार सब्जी फसलों में निकौनी का काम करने के लिए ग्रबर या ग्रबर व्हील नामक कृषि यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रबर की कार्य क्षमता 18 से 20 डिसमिल और ग्रबर व्हील की कार्य क्षमता 20 से 25 डिसमिल प्रतिदिन है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस।
और धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2350 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3650 रुपए से 4750 रुपए, गेहूं 1650 रुपए से 1850 रुपए, चना 3250 रुपए से 3550 रुपए, दाल अरहर 7400 रुपए से 7800 रुपए, दाल मसूर 6850 रुपए से 7250 रुपए, दाल चना 4150 रुपए से 4450 रुपए, सरसों तेल 8650 रुपए से 9850 रुपए, चीनी 3150 रुपए से 3250 रुपए, आलू 500 रुपए से 950 रुपए और प्याज 1550 रुपए से 1850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी मिली। मौसम के मिजाज से भी हमारे किसान भाई अवगत हो गए और मंडी के भाव का भी पता चल गया। झुमकी बहन, बिल्कुल चल गया। अब ले लेते हैं एक छोटा सा विराम। क्यों? बिल्कुल। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। अब बारी है जानकारी का। तो जानकारी का पिटारा खुलने वाला है। जानकारी का पिटारा खुल चुका है झुमकी बहन। अच्छा? हाँ, अच्छा, क्या दे रहे हैं जानकारी आज? आज हम अपने किसान भाइयों को मूंग की खेती के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। किसान अच्छा। भाइयों, अगर आप मूंग लगा रहे हैं या मूंग की खेती कर रहे हैं तो उसमें कई तरह के कीट लग जाते हैं, रोग लग जाते हैं, जिसका प्रबंधन बहुत जरूरी है। तो आज हम इसी विषय पर आपको जानकारी देने वाले हैं। आप देने वाले हैं या हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर पीके सिंह जी देने वाले हैं? अरे भाई, वही हुआ ना। हाँ, चलिए मिलते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिरसा कृषि विद्यालय के प्रांगण में हैं, जहाँ के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर पीके सिंह, जो कीट विज्ञान विभाग में कार्यरत हैं। तो आज हम लोग जानकारी हासिल करते हैं कि गर्मा मूंग में लगने वाले कौन कौन से कीट हैं एवं उसका प्रबंधन किस प्रकार से की जाए। इसी विषय पर विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, जोहार। सबसे पहले हमारे किसान भाई को बताएं कि गर्मा मूंग में कौन कौन से कीट प्रमुख कीट हैं जो इन पर लगती है और इस किस तरह से हानि पहुंचाती है एवं लक्षण क्या क्या होते हैं। जी हाँ, देखिए, गर्मा मूंग एक ऐसी फसल है जो किसान भाई बहुत कम समय में लगा करके अच्छा लाभ कमाते हैं। यह फसल मुख्यतः 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाती है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है कि जिस खेत में लोग इस गर्मा मूंग लगाते हैं तो उस खेत की जो है उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है और उससे किसान भाई को अतिरिक्त लाभ भी होता है। जैसे खास करके अगर मान लीजिए जो किसान भाई धान का जो खेत है उसमें अगर लगाए हैं तो वो जून में फल तोड़ने के बाद अगर उसकी जुताई कर देते हैं तो खेत को हरी खाद मिल जाती है। तो इस तरह से दो फायदे हैं, एक अतिरिक्त लाभ और एक अतिरिक्त लाभ आपके किसान भाई के खेत को, जिसको कि उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। और यहाँ खास करके भी जो गर्मा मूंग लगाए हैं किसान भाई, तो अभी खेत में उनकी विभिन्न अवस्थाएं होंगी। कुछ में पत्तियाँ आ रही होगी, कुछ में फूल आ रहे होंगे, कुछ में फलियाँ आ रही होगी। तो जो हमारे जो कीट जो लगते हैं, ये तीनों स्टेज पर अलग अलग तरह के कीट लगते हैं। खास करके अभी के खेत समय में देखा जाए कि कुछ खेतों में गर्मा मूंग को पत्तियां को खाने वाले कीड़े लगे हुए हैं। और यहाँ कुछ देखे हैं किसान भाई कि गर्मा मूंग की जो पत्तियां हैं कहीं कहीं पीली हो जा रही हैं, जिसमें मोज़ेक का प्रकोप हो जाता है। और फिर जैसे फूल बनता है तो इसमें फूल से रस चूसने वाले कीड़े जो हैं वो लगते हैं।
उसमें मुख्यतः झारखंड में जितनी गर्मी लगती है, धूप पड़ता है, तापक्रम बढ़ता है, तो एक फूल निकलते समय एक थ्रिप्स नाम का कीड़ा आता है जो कि फूलों से रस चूस लेता है, और फूल से जब रस चूस लेते हैं तो फूल गिर जाते हैं, और फूल गिर जाते हैं तो फिर फलियाँ नहीं बनती है। तो ये मुख्यतः बहुत ही नुकसान पहुँचाता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया 3 स्टेज में कीड़े लगते हैं और इससे हानि पहुँचाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई को जैसे अभी के स्टेज में और उसके बाद जो स्टेज आएगा और उसके बाद पकने के स्टेज में, फली लगने के स्टेज में, तीनों स्टेज में हमारे किसान भाई को बताएंगे किस किस तरह के कीड़े लगते हैं और उनका लक्षण क्या होता है और उनसे बचाव किस प्रकार हमारे किसान भाई करेंगे। देखिए, अभी के समय में जो पत्ती खाने वाले कीड़े लगते हैं खास करके, उसमें मुख्यतः भुआ पिल्लू टाइप का कीड़ा आता है, क्योंकि ये कीड़ा भी अपना स्वभाव बदल रहा है। क्योंकि अभी कभी क्या होता रहा है, देखिए अनियमित रूप से वर्षा हो जा रही है, मौसम बदल रहा है, तो कीड़े अपने स्वभाव बदलते हैं। जब वर्षा हो जाने के बाद कीड़े की जो सुंडियाँ ज़मीन में छुपी रहती है, प्यूपा, उससे वो कीट निकलता है और निकलने के बाद अंडे देता है। अंडे देने के बाद फल पत्तियों पर वो कीड़ा देखेंगे, वो खाता रहेगा और उसको नुकसान कर देगा। तो खास करके जहाँ भी इस समय इस तरह का कीड़ा दिख रहा हो, तो शुरू की अवस्था में उसे किसान भाई आसानी से पहचान सकते हैं। वो एक ही जगह रहता है समूह में और पत्तियों को खा करके पीला कर देता है, तो उसे तोड़ करके इबेलम ज़मीन में गाड़ दे ताकि वो बढ़े नहीं और बढ़ करके दूसरे खेत में उसका प्रकोप ना पड़े। या किसान भाई जो होती है दवा भी छोड़ सकती है, क्लोरोफास नाम की दवा है, 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला कर छिड़क पाते हैं। दूसरा जो भी पत्तियों के समय में जो देखें किसान भाई खेत में कुछ पत्तियाँ पीली हो जा रही होगी, ये एक मोज़ेक बीमारी है जो कि कीटों के द्वारा फैलाई जाती है। तो इसका सबसे बढ़िया नियंत्रण यह है कि जहाँ अगर आप मोज़ेक मतलब पीले पत्ते वाले दिख रहे हैं या कुकड़े हुए पत्ते दिख रहे हैं किसान भाई, उस पत्ते को उस पौधे को आप समय उखाड़ लें। उखाड़ने के उपरांत उसे ज़मीन में आप गाड़ दें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा कि बीमार पौधों को जो सफ़ेद मक्खी खाएगी और स्वस्थ पौधे में जाएगी, वो बीमारी फैलाएगी। इसलिए बीमारी को फैलने से रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि बीमार पौधों को, रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ करके ज़मीन में गाड़ दें। और एक दवा आती है मोनोक्रोटोफास जो कि मक्खियों को मारती है, या इमिडाक्लोरोपिड, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव कर दें, जिससे किसान भाई को काफ़ी लाभ होगा और जो बीमारी फैलाने वाली सफ़ेद मक्खी है वो मर जाएगी। अब हमारे किसान भाई को बताएं कि जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे उस समय कौन कौन से कीड़ा का प्रकोप होता है और उनसे बचाव किस प्रकार से करेंगे। देखिए, जैसे फूल निकलना शुरू हो जाता है तो यहाँ हम लोगों ने देखा है झारखंड राज्य में एक थ्रिप्स नाम का कीड़ा आता है जो कि फूलों से रस चूसता है, और किसान भाई समझते हैं कि गर्मी पड़ रहा है इसलिए फूल गिर जा रहा है। इसके रस चूसने से फूल गिर जाता है, जिससे फलियां नहीं बनती है। तो उसे पहचानने के लिए किसान भाई ये कह रहे हैं कि एक सफ़ेद रंग का कागज़ ले लें और जो जहाँ फूल है उसके नीचे रख करके एक हल्का सा झटका मारे फूल में उंगली से, तो आप देखेंगे छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म कीड़े वो आपको सफ़ेद पत्ते पर सफ़ेद कागज जी हाँ गिरे हुए दिखाई देंगे, और वो बहुत निकलते 10, 20, 25 तक भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब उसको थ्रिप्स का प्रकोप हो गया है। तो जिस किसान भाइयों में फूल निकल रहा है और 50% फूल निकल चुका है, तो उस समय किसान भाई अपने खेतों में ट्राइजोफास नाम की एक दवा आती है, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। इससे क्या होगा कि वो कीड़े जो हैं उसका नियंत्रण हो जाएगा और फलियाँ भी बनेगी, तो इससे काफ़ी किसान भाई को लाभ होगा। तो ट्राइजोफास 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके 50% फूल निकल गया है तो एक छिड़काव निश्चित रूप से कर दें ताकि थ्रिप्स से बचाव हो जाएगा। अब है कि जब फली पकेगी जी उस समय भी कीड़े का प्रकोप होता है जी, तो उस समय क्या स्थिति रहेगी और कौन से कीड़े लगेंगे और इनकी पहचान किस प्रकार से की जाए और बचाव किस प्रकार से की जाए। देखिए, जैसे फलियां बनना शुरू होती है तो आप देखेंगे किसान भाई यहाँ खास करके किसी भी दलहन में एक फल छेदक समूह का कीड़ा लगता है। उसमें कई तरह के कीड़े हैं, खास करके जिसमें एक फल छेदने वाला कीड़ा खास करके है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो कीड़ा जो है देखें किसान भाई फलियों में छेद कर देगा और उसके अंदर घुस करके जो अंदर जा करके जो दाने होते हैं उसको खा जाता है, और खाने के उपरांत उससे किसान भाई को की जो फसल होती है, जो अंतिम अवस्था में फसल होता है, जब फल बनने लगता है तो उसी समय वो नुकसान पहुंचाता है। और यह कीड़ा प्रायः देखा ही जाता है, क्योंकि हमारे किसान भाई लगातार खेती करते रहते हैं तो ये कीड़े की आबादी बढ़ते रहती है, और ये खा करके अभी गर्मी के समय में अगर कुछ नहीं मिला तो वो जा करके मूंग पर ही जा करके अटैक कर देता है और वो खा करके काफ़ी वो नुकसान पहुँचा देता है। तो इसे क्षेत्र में अगर किसान भाई अगर देख रहे हैं कि उनके फल को छेदने वाले कीड़े लगे हुए हैं, वो आसानी से पहचान लेंगे। जहाँ भी देखेंगे फल में वो छेद किया रहेगा, मैंने खास करके सर्कुलर होल भी किया रहता है, कुछ छोटा सा भी होल किया रहता है। तो उस परिस्थिति में किसान भाई को मैं सलाह कर देना चाहूँगा कि जहाँ फल छेदक समूह का कीड़ा दिख रहा हो या उसका प्रकोप दिख रहा हो तो इंडाक्सोकार्ब नाम की दवा उपलब्ध है। उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 2 लीटर पानी में, कहने का मतलब आधा ml, बहुत कम लगता है। अगर किसान भाई के पास 10 लीटर का जो बर्तन अगर है तो उसमें 5 ml
दवा को मिला करके उसको मिलाने के उपरांत उसको आप छिड़काव करें। तो इससे जितने भी फल छेदक समूह के कीड़े हैं उससे नियंत्रण हो जाएगा और काफ़ी बचाव होगा और किसान भाइयों को काफ़ी लाभ होगा और फलें अच्छी बनेगी। चलिए डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाई को अच्छी सी जानकारियाँ दी, इससे हमारे किसान भाई काफ़ी लाभान्वित होंगे और हमें और डॉक्टर साहब की तरफ से सभी किसान भाइयों को जोहार, नमस्कार। चलिए, वाह, बहुत अच्छी जानकारी रही। भाई जानकारी अगर हम दिलवा रहे हैं तो अच्छी जानकारी दिलवाएंगे ना। बिल्कुल सही कहा, ये बात तो मानना पड़ेगा गंद्रू भाई, आप जानकारी अच्छी दिलवा देते हैं हमारे किसान भाई बहन। अब आप थोड़ा सा चुप हो जाइए और हम ले लेते हैं एक छोटा सा विराम। हमेशा विराम की बात करते, चलिए ले लेते हैं। राम राम काका, कहाँ चल दिया? अरे भाई, फसल में कीटनाशी का छिड़काव करने जा रहा हूँ ताकि फसल सुरक्षित रहे। और अपनी सुरक्षा? अपनी सुरक्षा मतलब काका, कीटनाशी का छिड़काव करते वक्त अपने शरीर को पूरी तरह ढक लेनी चाहिए, खास करके नाक, मुंह और आँख को। हाथ में दस्ताने पहनकर ही कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि काका, कीटनाशी विषैले होते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है और इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सारे किसान भाई बहनों का, साथ ही साथ स्वागत है हमारे कारू दादा का। जोहार जोहार दादा, जोहार जोहार जोहार। कहाँ हाल चाल दादा? सब बेसे बेस है। तब अच्छा ऐसा हुआ कि इस बार हम सोचे कि देखिए झारखंड है तो अमरूद तो बिकता दिखता है, तो क्यों झारखंड के परिवेश में अमरूद की सघन खेती किया जा सकता है कि नहीं? अरे खूब किया जा सकता है भाई। तो चलिए उसके बारे में हमको बताइए। तो चलिए, हमारे विशेषज्ञ है ना, वही बताएंगे। चलिए मिलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर महेश कुमार धाकर जी। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे झारखंड के परिवेश में अमरूद की सघन की वैज्ञानिक खेती के बारे में। जो भी हमारे किसान भाई अमरूद की खेती करना चाहते हैं और उसे बेहतर तकनीक के साथ करना चाहते हैं, उसके बारे में हम आज को जानकारी देंगे। हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले बताइए कि ये सघन वैज्ञानिक खेती है क्या, और जो भी हमारे किसान भाई हैं इसे क्यों अपनाएं। सघन बागवानी पद्धति के अंतर्गत अमरूद को लगाना एक नई विधि है। इसके अंतर्गत हम जनरल करते हैं क्या है, जो अमरूद को हम प्रचलित विधि से जो जिस दूरी पर लगाते हैं उस दूरी को हम कम करके उसको पास में लगाते हैं, जिससे हमको प्रति हेक्टेयर अधिक पौधे प्राप्त होते हैं और अधिक उत्पादन हम उससे ले सकते हैं। साथ ही किसान लोग आजकल देख रहे हैं कि बढ़ते हुए शहरीकरण, औद्योगिकरण और वनों की कटाई, इन सभी के कारण जो खेती योग्य भूमि है उसकी दरें दिन पर दिन आसमान छूती जा रही है और कृषि योग्य भूमि हमारी घटती जा रही है। इस परिवेश में हम अगर देखते हैं तो हमें ऐसी तकनीकों को अपनाना होगा जिससे हमको कम क्षेत्रफल में अधिक वृक्षों को लगा के हम अधिक उत्पादन ले सकें। तो जो सघन पौधरोपण पद्धति है, यह इसका एक अच्छा उदाहरण है जिसको किसान लोग अपनाकर अधिक उत्पादन ले सकते हैं। और सर, जब हम बात करते हैं कि अमरूद के बारे में, तो हम अमरूद को ही क्यों चुनते हैं इस पद्धति के लिए? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। हम देखते हैं कि अमरूद एक ऐसा फल वृक्ष है जो आपको शुरुआती अवस्था में मतलब जल्दी ही फल देना शुरू कर देता है, जिससे किसानों को जल्दी ही आमदनी प्राप्त होने लगती है बाकी फल वृक्षों की अपेक्षा। इसके साथ ही जो अमरूद है वह एक ऐसा फल वृक्ष है जो कटाई छटाई को बहुत ही अच्छी रूप से प्रतिक्रिया देता है, जिसके कारण उसकी जो ऊंचाई है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। और इसके आदर्श गुण के कारण इस वृक्ष को हमने इस सघन बागवानी के लिए चुना है और इसको यहाँ पे दर्शाया है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि अमरूद का बाज़ार के अंदर बहुत ही इसकी मात्रा आती है और काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं। इसके अलावा इसके कई प्रसंस्करण प्रोडक्ट भी आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं, जिससे कि किसान लोग इसकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी अब डाल सकते हैं। तो इस प्रकार इसके बहुत सारे गुण होने के कारण इस फसल को या इस वृक्ष को हमने इस पद्धति के अंदर चुना है और लगाया है। और सर, जब हम बात कर रहे हैं अभी सघन वैज्ञानिक खेती के बारे में, तो ये जैसे कि हमारे किसान भाई अगर सघन वैज्ञानिक खेती करते हैं और ये साधारण खेती से किस तरह से बेहतर है? इसको हम इस प्रकार समझते हैं कि साधारण जो अमरूद की खेती होती है उसको 5 बाई 5 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। उस अवस्था में हमको जो पौधे लगाते हैं उनको अधिक दूरी पर लगाते हैं और उसकी ऊंचाई भी अधिक होती है। जबकि हम अगर सघन बागवानी में पौधे लगाते हैं तो प्रति हेक्टेयर हमको 5000 पौधे प्राप्त होते हैं, जिनकी ऊंचाई भी नियंत्रित होती है। तो उत्पादन की बात करें तो जो साधारण सिस्टम है लगाने का, उसमें हमको प्रति हेक्टर 15 से 20 टन का उत्पादन होता है। जबकि जो सघन पौधरोपण पद्धति है इसके अंतर्गत अमरूद से हम 40 से लेकर 60 टन प्रति हेक्टर तक उत्पादन ले सकते हैं।
जिसका मतलब ये है कि किसान लोग इस पद्धति से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि आप इसके उत्पादन क्षमता से आप देख रहे हैं। साथ ही अगर साधारण पद्धति के अंतर्गत अमरूद लगाते हैं तो उसकी ऊंचाई अधिक होती है, जिससे उससे रखरखाव में बहुत दिक्कत आती है। जैसे आपको किसी कीटनाशक का, किसी घोल का छिड़काव करना है तो आपको काफ़ी समय लगता है और काफ़ी मात्रा भी लगती है। इसी के साथ ही अगर हम प्लांट जो अमरूद की हाइट जो ऊंचाई है उसको नियंत्रित कर लें तो उस अवस्था में हम उसको आसानी से रखरखाव कर सकते हैं, उसको स्प्रे कर सकते हैं और बाकी सस्य क्रियाएँ कर सकते हैं। इसी के साथ अधिक ऊंचाई होने पर हमको इसकी तोड़ाई में भी बहुत समस्या आती है, अधिक समय लगता है, अधिक मजदूर लगते हैं। जबकि इस सघन पौधरोपण पद्धति के अंतर्गत जिसमें हम उसकी अमरूद की ऊंचाई को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम इसको आसानी से तोड़ सकते हैं और कम मजदूर लगते हैं। तो इससे जो हम देख रहे हैं कम मजदूर लग रहे हैं और हमको खर्च भी कम हो रहा है और आय भी अधिक हो रही है। तो सब मिला के देखते हैं तो ये हमको एक अच्छा आय देने वाला पद्धति और अच्छा सिस्टम माना गया है। किसान भाइयों, अगर आप सघन बागवानी करते हैं तो आपका उत्पादन तो ज़्यादा होता ही है, आपका समय भी बचता है और आपको अधिक आय होती है। सर, तो आपने सघन वैज्ञानिक खेती के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बताया। तो अब हमारे किसान भाई इस खेती को लगाएं किस तरह से, इस नवीनतम तकनीक को किस तरह से अपनाएं? सबसे पहले मैं किसानों को भाइयों को बताऊंगा कि आप अच्छी किस्म का अमरूद का पौधा लें जो अच्छी नर्सरी से होना चाहिए और उसका अच्छा जो नर्सरी से लिया गया पौधा है वो स्वस्थ होना चाहिए। इसके बाद आप जो अमरूद का पौधा है उसको आप पौधे से पौधे की बीच की दूरी 1 मीटर और 2 पंक्तियों की बीच की दूरी 2 मीटर रखें और उस पौधों को लगाने के लिए 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 7 सेंटीमीटर ऊंचा गड्ढा खोदें और उसको अच्छी तरह से गोबर की खाद से, सिंगल सुपर फास्फेट से और उसी के साथ 10 से 15 ग्राम फिरोडॉन डाल के उस गड्ढे को भर दें और पौधे लगा दें इस दूरी पे, जिससे आपको, जैसा मैंने बताया कि 5000 पौधे प्रति हेक्टेयर आपको मिल जाएंगे। पौधे लगाने के बाद जब पौधा को शुरुआती अवस्था में आपको 30 से 40 सेंटीमीटर तक सीधे ग्रो करना है। कोई भी साइड की शाखा आती है उसको आप काट दीजिए। 1 से 2 महीने के बाद आप क्या कीजिए, उसको ऊपर से 30 से 40 सेंटीमीटर ऊंचाई से उसको पौधे को काट दीजिए। पौधे को काटने के बाद 15 से 20 दिन में आप उसके देखेंगे बहुत सारे जो शाखाएं वो निकलने शुरू हो जाएगी। उन शाखाओं में से आपको 3 से 4 शाखाएं ऐसी चुनना है जो सभी दिशाओं में हो, अलग अलग दिशाओं में हो और उन्हीं को चुन के रखिए, बाकी शाखाओं को आप काट दीजिए। 3 से 4 महीने के बाद ये 3 से 4 शाखा जो आपने रखी है ये परिपक्व हो जाएगी। तो 3 से 4 महीने के बाद आप इसके 50% तक इसकी कटाई कर दीजिए। कटाई करने के बाद फिर वहाँ से जो कटने वाला भाग है उसके नीचे से बहुत सारी शाखा आएगी, वहाँ से भी आप 3 से 4 जो शाखा है वो चुनिए और उसको भी 3 से 4 महीने तक परिपक्व होने दीजिए और फिर उसको उसी तरह से 50% तक आप काट दीजिए। काटने के पश्चात जो नए शूट आएंगे आपको उसमें फल प्राप्त होगा। इसका मतलब ये है कि आप 1 साल के अंदर ही इस पद्धति से फल लेना शुरू कर सकते हैं और 4 से 5 साल के बाद यह उत्पादन क्षमता जो है इसकी मैक्सिमम है वो वहाँ तक पहुँच जाएगी। इसके बाद साल में इसकी 3 बार हम प्रूनिंग करते हैं। जैसे पहली प्रूनिंग अगर हम इसको जनवरी-फरवरी में करते हैं तो इससे हमको जुलाई से लेकर सितंबर तक फल प्राप्त होगा। इसके बाद सितंबर-अक्टूबर में फिर प्रूनिंग करते हैं तो इससे हमको मार्च-अप्रैल में फल प्राप्त होगा। फिर मई-जून में फिर प्रूनिंग करते हैं तो इससे हमको जनवरी-फरवरी में फल प्राप्त होता है। इस प्रकार आप इससे 3 फसल ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसकी खेती करेंगे सफलतापूर्वक आपको अधिक उत्पादन मिलेगा और इससे आप अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बीजों का चुनाव अच्छे से करें और साथ ही जिस तरह से बेहतर तकनीक से हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया उस हिसाब से खेती भी करें। और भी कोई खास महत्वपूर्ण जानकारी या कोई ध्यान जो हमारे किसान भाइयों को देना चाहिए इस सघन वैज्ञानिक खेती के लिए? सर, इसके साथ किसान देखिए समय समय पर जो बाकी जिसे हम साधारणतः जो अमरूद लगाते हैं उस समय उसमें जो सामान्य तरह से जो बीमारी आती है, जो कीड़े आते हैं, उसी तरह से इसमें भी कीड़े और उनका प्रबंधन कीजिए और हो सके तो आप इसमें मल्चिंग का उपयोग कर सकते हैं खरपतवार की समस्या को कम करने के लिए। अगर आप इसमें ड्रिप सिस्टम लगा के सिंचाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आपको उससे अच्छा जो फल प्राप्त होगा उस फल की गुणवत्ता भी अच्छी प्राप्त होगी और आपका पानी की बचत भी होगी। तो मल्चिंग, ड्रिप इरिगेशन को आप इसमें सम्मिलित कर लेते हैं तो इससे आपके उत्पादन में और वृद्धि ही होगी और आपको और अधिक फ़ायदा ही होगा। और सर, किसी भी फसल के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किस्मों का चुनाव। तो सर, अगर हमें अच्छा उत्पादन चाहिए तो हमारे किसान भाई कौन कौन से ऐसे किस्म हैं जिसका चुनाव करके वो अच्छे उत्पादन ले सकते हैं?
हमने प्रयोगों में पाया गया कि जो सरदार जो किस्म है L49 उससे प्राप्त रिजल्ट उससे हमको पता चला है कि उससे हमको अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है। तो किसानों को मैं सलाह करूंगा कि सरदार किस्म को ही वो चुनें और उसी को लगाएं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि अगर आप साधारण बागवानी करते हैं उससे कितना अधिक लाभ होता है अगर आप सघन बागवानी करती हैं अमरूद की खेती की। और हमारे विशेषज्ञ ने आपको बहुत सी अधिक जानकारी दी जिससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अगर इसे आप ध्यानपूर्वक अपनाएंगे तो आपको ज़रूर ही लाभ होगा। और सर, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाई, इसको अपनाइए और अधिक लाभ कमाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छी जानकारी रही, क्यों? बहुत अच्छी जानकारी रही। अब एक जानकारी आपको और मुझे देनी है। फटाफट कागज और कलम निकालिए और हमारा पता नोट कीजिए। तो आप बिल्कुल चिट्ठी नहीं लिखते हैं, चिट्ठी का इंतजार रहता है हमें। हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति किसान भाइयों। नमस्कार।